आईएसएफ कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। डर किस चीज़ का? अगर मुझे डर रहता तो फिर फिरहाद हकीम और कुणाल घोष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? उन बीजेपी का एलिगेशन लगाने की जरूरत है? जो खुद टीएमसी बीजेपी का बी टीम है, खुद बीजेपी से मिली हुई है, मोहन भागवत से मिली हुई है और सुब्रमण्यम स्वामी से खुद मीटिंग नवन्नो में अकेला होता है, वो आज बात क्या करेंगी? কোন ফিরহাদ হাকিম নারদার কেলেঙ্কারিতে যুক্ত সরাসরি গোটা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে যে নোংরা টাকা নেয়, যে বেরাস্তায় টাকা নেয়, সেই ফিরহাদ হাকিমকে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্ডার দিল যে তুমি এই অভিযোগ করো। কাজে खासकर फिरहाद हकीम से, ममता बनर्जी से कि आज मुसलमानों को मिला क्या है? आज 15 साल होने जा रहा है, मुसलमान को ना नौकरी मिला, ना किसी तरह का एजुकेशन मिला, ना स्कूल मिला, ना किसी तरह का कोई मामला में मुसलमान को कुछ हासिल नहीं है। तो मुसलमान टीएमसी को वोट दे क्यों? ये सवाल हम पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से, ये सवाल टीएमसी के हर प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं। ये आज हम लोग का था कन्वेंशन में भी इस बात का चर्चा हुआ। जैसे आप जानते हैं कि कुणाल घोष या फिरहाद हकीम साहब जो है ये दोनों एक साधु बनने की जो कोशिश कर रहे हैं और मौलवी बनने की जो कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग जानते हैं कि कुणाल घोष का इतिहास क्या रहा है। शारदा कांड में खुद रुपया कांड में जेल खटे हुए और ये ममता बनर्जी को कोसने वाले वही कुणाल घोष है। और फिरहाद हकीम साहब जो बन रहे हैं दूध की तरह, जो बात कर रहे हैं, जैसे लोग जानते हैं कि फिरहाद हकीम साहब को खुद सीबीआई कांड में उनको ले जाया गया है उठा करके, जो मुख्यमंत्री खुद उनको बचा करके लेके आई हैं। और नारदा कांड में तो फिरहाद हकीम का साथ खुद पैसा लेन देन में देखा गया है। तो ये लोग उदाहरण ना दे बीजेपी का कौन बी टीम है, बीजेपी का जो बात अगर कर रहे हैं तो आरएसएस को खुद ला करके ममता बनर्जी बंगाल में, और कुछ दिन पहले 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस के जो डे था उस दिन आपने देखा शहीद मीनार में जिस तरह से आरएसएस के मोहन भागवत परेड कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी तो खुद प्लेटफॉर्म दे रही है आरएसएस को और बीजेपी को और मोदी साहब को शॉल मिठाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फिरहाद हकीम साहब खुद जाकर के फूल माला चढ़ा रहे हैं। वो आज दुहाई दे रहे हैं मुसलमानों को और बता रहे हैं कि हम लोग टीएमसी मुसलमानों का दल है और बंगाल में सरकार जो चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आईएसएफ के साथ बंगाल में मुसलमान के साथ पंचायत इलेक्शन का जो राजनीतिक चल रहा है, तो ये दोहरा मापदंड जो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं इनको सिरे से बंगाल के लोग पंचायत में खारिज करेंगे। वही कहना चाह रहे हैं कि एक फिरहाद हकीम साहब का कहना था कि एक एमएलए है और 217 हम लोग का एमएलए, कोई ऐसा बात नहीं है। तो फिर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फिरहाद हकीम को क्या सुझाव एमएलए के खिलाफ और आईएसएफ के खिलाफ? कहीं ना कहीं डर है और पंचायत में इनको डर सता रही है और मुसलमान वोट कहीं ना कहीं इनके पैर से जमीन खिसक रहा है। देखिए, मुसलमान वोट को ये कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये बाप की बपोती है। तो मुसलमान वोट किसी एक समुदाय का, एक पार्टी का नहीं है। मुसलमान वोट जहाँ सही लगेगा, जो उनको हक में फैसला करेगा, जो हक में, जैसे वक्फ बोर्ड भी देख रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का भी इन्होंने जिस तरह से राजनीतिक तुष्टीकरण किया है, जिस तरह से नौकरी भी वंचित है मुसलमान, हर मदरसा में 10 एफिलेटेड की बात थी, वहाँ भी वंचित है मुसलमान। मैं फिरहाद हकीम से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, मुसलमान को 500 और व्हाइट और ब्लू छोड़ के और कुछ दिया आपने कलर? तो ये बताइए, मुसलमान पूछना चाहता है। मैं मुसलमान की तरफ से ये पूछना चाहता हूँ फिरहाद हकीम, कुणाल घोष से, खासकर फिरहाद हकीम से, ममता बनर्जी से, कि आज मुसलमानों को मिला क्या है? आज 15 साल होने जा रहा है, मुसलमान को ना नौकरी मिला, ना किसी तरह का एजुकेशन मिला, ना स्कूल मिला, ना किसी तरह का कोई मामला में मुसलमान को कुछ हासिल नहीं है। तो मुसलमान टीएमसी को वोट दे क्यों? ये सवाल हम पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से, ये सवाल टीएमसी के हर प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं। ये पुलिस जो है असल में टीएमसी के इशारे पर, टीएमसी सरकार के इशारे पे पुलिस काम कर रही है। तो ये सरकार प्रशासन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, ये टीएमसी के इशारे पे काम हो रहा है। टीएमसी सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। ये देखिए, आज नई बात नहीं है। आप देखिए, इलेक्शन के समय में 2021 विधानसभा के इलेक्शन में जिस तरह से भांगचूर हुआ, जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से एलिगेशन देकर के केस दिया गया, आज भी कम से कम हजार केस आईएसएफ के कर्मी के ऊपर में है। ये नई बात नहीं है। टीएमसी के अराबुल गुंडे, टाइजर गुंडे, शौकतुल्ला गुंडे जो प्रताड़ित किए हैं, उसके खिलाफ तो कुछ होता नहीं है। हमारा 21 तारीख को हम लोग का फाउंडेशन डे था, हम लोग वहाँ से आ रहे थे। आपने देखा किस तरह से टीएमसी के गुंडे उतर करके हमला किया जा रहा है। कोई भी आईएसएफ का कर्मी ये बता नहीं सकता कि टीएमसी के ऊपर हमला कर रहा है। वहाँ से गाड़ी से आईएसएफ कर्मी झंडा लगा करके आ रहे गाड़ी भर में, तो आप क्यों ईंटा पत्थर चढ़ा रहे हैं? नौशाद सिद्दीकी की गाड़ी चूर कर रहे हैं, रास्ते में आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हमारा ये अधिकार है कि हम अपना संविधान के दायरे में हम लोग अपना फाउंडेशन डे मना सकते हैं। तो ये किस तरह से हम लोग के ऊपर अत्याचार भी किया गया, केस भी दिया गया, जेल में भी भरा गया। तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता देख रही है। इंसाफ के लिए ज़रूर बंगाल की जनता आने वाले वक्त में देखिएगा, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कलकत्ता शहर में हम लोग बहुत बड़ा रैली भी करने वाले हैं। 13 तारीख से पहले हम लोग को देखिएगा, 13 तारीख तक में आपको दिखाई देगा कि कलकत्ता शहर में किस तरह से आंदोलन हम लोग करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग मिलके, चाहे वो नागरिक समाज हो, चाहे समाज के हर तबका लोग को, 13 तारीख को आपको दिखाई देगा कि हम लोग किस तरह से आंदोलन करेंगे कलकत्ता शहर में सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। देखिए, एक एमएलए जो है नाक में दम करके रखा है, इसलिए कि विधानसभा से लेकर के राज्यसभा से लेकर के रास्ते तक
जो नौशाद सिद्दीकी चेयरमैन जो बता रहे हैं कि दूर नीति जिस दिन 100 डे के खिलाफ, 100 दिन काम के खिलाफ, चाहे एजुकेशन के खिलाफ, चाहे शिक्षा भर्ती के खिलाफ जिस तरह से बार बार उठा रहे दूर नीति के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं डरी हुई है। और बीजेपी टीएमसी एक है, इसे कहीं ना कहीं वो लोग डिवाइड की राजनीति कर रहे हैं, वो बैलेंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ आईएसएफ बैलेंस नहीं कर रहा है, आईएसएफ सिर्फ मनुष्य की बात, जनता की बात उठा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं आईएसएफ को ये दिन देखना पड़ रहा है। आने वाले वक्त में मनुष्य, पब्लिक उसके साथ है, ये आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगा। साबित नहीं होता, साबित तो कोर्ट में करना पड़ेगा आपको कि नौशाद सिद्दीकी क्रिमिनल है या साधु है, वो तो कोर्ट साबित करेगा ना। वो कि पुलिस के कहने से या टीएमसी के गुंडे या ममता बनर्जी, फिरहाद हकीम के कहने से तो साबित नहीं होता है, साबित तो करना पड़ेगा आपको कोर्ट में। और रह गया ये जो पुलिस का जो रवैया है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नवन्नों से बैठ के जो ये जो जारी कर रही है फरमान, कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे वो याद आता है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने जिस तरह से जुल्म कर रही है, उस तरह से आरएसएस के आइडियोलॉजी के साथ ममता बनर्जी भी वही काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है। देखिए कहीं ना कहीं ये इनको डर लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक से ममता बनर्जी की सरकार बनी थी बंगाल में, तो कहीं ना कहीं हमारे तरफ जो मुस्लिम वोट बैंक जो खिंचा रहा है, तो इनका ये डर सता रहा है कि 24 परगना जैसे जिले में जो इनका सेंट लग रहा है, इनको डर बहुत जोर सता रहा है। इसीलिए खासकर फिरहाद हकीम को उतारा गया है कि मुस्लिम वोट को बचाने के लिए फिरहाद हकीम साहब फ्रंट में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाप शनाप एलिगेशन लगा रहे, तो वो डर उनको सताएगा। और आने वाला वक्त में जितने आईएसएफ के ऊपर टॉर्चर होगा, उतना ज़्यादा हम लोग आंदोलन करेंगे, उतना ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचेंगे और इनको बेनकाब करेंगे टीएमसी सरकार को। सिर्फ मुसलमान नहीं है, कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति का विषय है ये। राजनीति देखिए हर पार्टी करती है। यहाँ पे जो लड़ाई लड़ेगा, मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे मतुआ हो, चाहे हिंदू समाज हो, देखिए देश में बंगाल के लिए अगर लड़ना है, जनता के लिए जो पार्टी लड़ेगी, जनता के लिए जो पार्टी जनता की बात उठाएगी, उसके तरफ वोट बैंक आएगा। तो कहीं ना कहीं टीएमसी को डर है, दूर नीति है, जिस तरह से नोटबंदी के से लेकर के एनआरसी से लेकर जिस तरह से बार बार जनता को वंचित होना पड़ा है, उस मुद्दे को हम लोग बीजेपी के खिलाफ या तिरंगे के खिलाफ उठा रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं आईएसएफ की तरफ टर्न हो रहा है। आपने देखा जिस तरह से जन सैलाब आया हम लोग का फाउंडेशन डे में, तो कहीं ना कहीं सरकार डरी और लाठीचार्ज किया गया, और जिस तरह से 18 लोगों को उठाया गया, तो ये कहीं ना कहीं संपेत हम लोग की तरफ वोट बैंक दिखाई दे रहा है। तो ये टीएमसी को डर सता रहा है कि इसलिए आईएसएफ को रोकने के लिए ये लाठीचार्ज जो केस, ये इस तरह से बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, इसको बेनकाब जनता बंगाल की जरूर करेगी। और हम लोग आने वाले टाइम में जरूर आंदोलन के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाएंगे कि आईएसएफ कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। डर किस चीज का? अगर मुझे डर रहता तो फिर फिरहाद हकीम और कुणाल घोष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? उन बीजेपी का एलिगेशन लगाने की जरूरत है? जो खुद टीएमसी बीजेपी का बी टीम है, खुद बीजेपी से मिली हुई है, मोहन भागवत से मिली हुई है, और सुब्रमण्यम स्वामी से खुद मीटिंग नवन्नों में अकेला होता है, वो आज बात क्या करेंगी भ्रष्टाचारी की? हम लोग सब जानते हैं कि देश में किस तरह से विभाजन की राजनीति चल रही है। बंगाल में खासकर सामने बीजेपी को रख के टीएमसी जो अपना चमकाना चाह रही है, मुसलमान वोट को खास करके अपने तरफ पाला में डालना चाहती है। अब ये लोग समझ गए हैं कि मुसलमान वोट बैंक बन से नहीं रहेगा। जो मुसलमान के लिए बात करेगा, मुसलमान के हक की बात करेगा, उस पर मुसलमान जरूर अपना सामने वोट बैंक के माध्यम से वो बताएगा कि आप किस तरफ है। वो सामने दूध का दूध और पानी का पानी बंगाल की जनता कर देगी। देखिए डरने की बात इसलिए नहीं कि गणतंत्र अधिकार है हमारा, सामाजिक संविधान हमको इजाजत देता है कि देखिए अगर वो उठाया भी जाएगा झूठ मामला से, तो नौशाद सिद्दीकी साहब और भी 18 लोगों और भी लोगों को लगातार उठाया जा रहा है। सिर्फ आईएसएफ कर्मी को ही सिर्फ उठाया जा रहा है। टीएमसी के इतने बड़े बड़े गुंडे, इतने बड़े बड़े चोर हैं, उसको नहीं उठाया जा रहा, उनके पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हम लोग क्यों डरे? संविधान हमारा राइट है, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। अगर उठाया जाएगा तो संविधान के दायरे में हम लोग बाहर आएंगे, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं। अगर हम डर जाएंगे तो बंगाल की जनता को क्या भरोसा होगा? इसीलिए हम लोग बंगाल की जनता के लिए हम लोग सामने हमेशा आएंगे और आगे भी सामने रहेंगे। আসলে এসব আষাঢ়ে গল্প, তার কারণ আদালতের এজলাসে আদালতে বলার দরকার ছিল, সেগুলো আদালতে না বলে এগুলো বাইরে প্রেস কনফারেন্স করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কথা হচ্ছে। কোন ফিরহাদ হাকিম? নারদার কেলেঙ্কারিতে যুক্ত, সরাসরি গোটা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে যে নোংরা টাকা নেয়, যে বেরাস্তায় টাকা নেয়, সেই ফিরহাদ হাকিমকে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্ডার দিল যে তুমি এই অভিযোগ করো। কাজে ফিরহাদ হাকিমের এই অভিযোগকে বাংলার মানুষ মেনে নেবে না, বাংলার মানুষ বিশ্বাসও করে না। ফিরহাদ হাকিম তার মতো করে তোতা পাখির মতো বলে গেছে, যেটা তাকে শেখানো হয়েছে সেটা তোতা পাখির মতো তিনি বলে গেছেন। নওশাদ সিদ্দিকীকে ছাড়ছে না, এটা তো কোনো যতটা না আইনের সিদ্ধান্ত, তার থেকে বেশি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক কারণে তাকে আটকে রাখার এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। আইএসএফকে শেষ করে দেওয়ার, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার আইএসএফ ফ্যাক্টর নয়, ফ্যাক্টর হচ্ছে নওশাদ সিদ্দিকী একা ফ্যাক্টর নন। ফ্যাক্টর হচ্ছে গণতন্ত্রকে কোনোভাবে পশ্চিমবাংলায় ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কোনো বিরোধী দলকে আপনি দেখুন, কোনো বিরোধীদের মাথা তুলতে দেন না, বিরোধীদের কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। বিরোধীরা মিছিল করলেই তাদের উপরে আঘাত হানা হয়। এটা কেন? এটা আর নওশাদ সিদ্দিকী সাহেবকে মুক্তি দিচ্ছে না, এজন্য আইএসএফ তো তার মতো করে আন্দোলন করছেই। আজকে পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল, শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বাদে, অবশ্যই শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বাদে, তারা আজকে এই ভারত সভা হলে আমরা মিলিত হয়েছিলাম।
সেখানে সিপিআইএম থেকে সিপিআই থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সামাজিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আইএসএফ যেমন তার মতো করে আন্দোলন চালাচ্ছে, পাশাপাশি আইএসএফ সহ সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে কলকাতার রাস্তায় নামবে, জেলা থেকে কলকাতার রাস্তায় নামবে এবং আগামী 2-1 দিনের মধ্যেই এই সব কটা সংগঠনের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রেস ক্লাবে মিট করে প্রেস ক্লাবে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি, যৌথ কর্মসূচি সেটা ঘোষণা করব। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই, ফিরহাদ হাকিমদের বলতে চাই যে আজকে তৃণমূল কংগ্রেস একা গণতন্ত্র বাঁচানোর, গণতন্ত্রের কথা বলছো, আজকে তৃণমূল কংগ্রেস একা, বাকি সব রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন একদিকে। এই বার্তাটা থেকে তো কিছু অন্তত মানুষের কথা শুনবার চেষ্টা করুন আপনারা, এটা বলবো। যে মানে আওয়াজ তুলেছেন, যে কথা আমার ভাই বলছিলেন যে বিজেপি, ফিরহাদ হাকিমকে অতীতে যেতে বলবো যে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল কোথায়, তৃণমূল কংগ্রেস কার টাকায় জন্ম নিয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেস কার পৃষ্ঠপোষকতায়, কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম নিয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেস কার কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে, সবাই জানে বিজেপির কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 3-3বার বিজেপির সঙ্গে সংসার করেছে, আর তাদের মুখে একথা মানায় না। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আইএসএফ কোনো দিন মাইনরিটি মাইলেজ নেওয়ার চেষ্টা করেছে, এটা ফিরহাদ হাকিম যদি দেখাতে পারে, তাহলে আমি আইএসএফের প্রেসিডেন্ট বলছি রাজনীতি ছেড়ে দেবো। আমি খুব শৈশব থেকে রাজনীতি করি, বাল্যকাল থেকে রাজনীতি করি। ফিরহাদ হাকিম তো কদিনের রাজনীতিবিদ, তৃণমূল কংগ্রেসের আশার রাজনীতিবিদ ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ হাকিম যদি প্রমাণ করতে পারে যে আইএসএফ কোনোভাবে সংখ্যালঘু মাইলেজ নেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাহলে উনি ভুল করছেন। ওনারা সংখ্যালঘু মাইলেজ নেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পীর সাহেবদের কাছে বারবার যেতেন এবং তাবিজ নিয়ে এসেছিলেন পীর সাহেবদের সমর্থন নিয়ে। তোহা সিদ্দিকী ফুরফুরা শরীফের একজন পীরজাদা, নিজেকে উনি পীর বলেন, এটা অন্য প্রশ্ন, উনি কিন্তু পীর নন, পীর আধ্যাত্মিক গুরু। তোহা সিদ্দিকীর সঙ্গে এত দহরম মহরম, তোহা সিদ্দিকীকে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার করানো, এসব ওনারা করেন। আইএসএফ কিন্তু কোনো পীর সাহেবদের দিয়ে প্রচার করায় না। হ্যাঁ, যে পীর সাহেবরা ময়দানে নেমেছে বলছেন, সেটা তো তাদের পরিবারের সন্তান। নওশাদ সিদ্দিকীর তো একটা সত্তা নয় রে বাবা। নওশাদ সিদ্দিকী একদিকে যেমন আইএসএফের চেয়ারম্যান, একদিকে যেমন বিধায়ক, তেমন নওশাদ সিদ্দিকী কোনো না কোনো পরিবারের সন্তান। তো পরিবারের লোকেরা যদি সেন্সিটিভ হয়ে, সংবেদনশীল হয়ে তারা প্রতিক্রিয়া জানায়, তাহলে তারা জানাতেই পারে। তার সঙ্গে আইএসএফের কোনো বিষয় নেই। আইএসএফ তার মতো আন্দোলন করছে, পরিবারের সদস্য হিসেবে তারা রিয়্যাক্ট করবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। বরং আমি ব্যক্তিগতভাবে আশ্চর্য হয়ে যায় যখন নওশাদ সিদ্দিকীর পরিবার, গোটা পরিবার তার পরিবারের সন্তানের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে, তখন তারই পরিবারের আর এক পীরজাদা তোহা সিদ্দিকী, তিনি মামলার রসদ জোগাতে থাকেন। মলয় ঘটক কী করতে, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক কী করতে পীরজাদা তোহা সিদ্দিকীর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন রায়দানের দিন, জামিনের দিন? মানুষ প্রশ্ন করছে ফিরহাদ হাকিম কী করতে চাইছে, ফিরহাদ হাকিম কী বলছেন? তাহলে ফিরহাদ হাকিমরাই তো ব্লু প্রিন্ট রচনা করার জন্য পীর সাহেবের বাড়ি গিয়ে ব্লু প্রিন্ট রচনা করেন। এর সঙ্গে তো আমরা ধর্ম আলাদা, রাজনীতি আলাদা। আমি আর একটা কথা বলে শেষ করতে চাই, কোথাও কি দেখেছেন নওশাদ সিদ্দিকী তার ব্যক্তিগত পরিচয়কে গোপন করে আমার হিন্দু ভাইদের কর্মসূচিতে হিন্দু বেশ ধারণ করতে হয়েছে তাকে? না, দরকার নেই। আমি একজন, আমার আইডেন্টিটি নিয়েই আমি নিরপেক্ষতা বজায় রাখবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা হিজাব পরে মুসলমানদের ইফতার মজলিসে যায়, মাজার রক্ষা করতে যায়, মন্দির তৈরি করা, মাজার তৈরি করা, এটা কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ নয়, এটা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ নয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাজ কর্মসংস্থান, সরকারের কাজ স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা পরিষেবা ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং ধর্মকে বারবার যারা ব্যবহার করছে, তারা অন্যদের উপরে চাপিয়ে দিতে চাইছে। মতুয়াদেরকে, আমার মতুয়া ভাইদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন মুসলিম সোসাইটিকে কিছুদিন আগে আপনারা জানেন, মুসলিম সোসাইটির ভোট উনিই চেয়েছেন, আর কোনো দল বলেনি। উনি বলেছিলেন, বারবার মিডিয়া দেখায় যে কোনো মুসলমান ভোট এদিক ওদিক যাওয়া চলবে না, সব মুসলিম ভোট তৃণমূলে আসা চাই। আবার বলেন মুসলিমরা গরু, দুধ এলো গায়। যেমনভাবে মতুয়া সমাজের গুরুচাঁদ হরিচাঁদ ঠাকুরকে এই দুদিন আগে উনি অশ্লীল শব্দ নামের সঙ্গে ব্যবহার করলেন, এবং এই জন্য উনি দুঃখ প্রকাশও করলেন না। মতুয়া ভাইদের কেউ আমরা বলবো, আসুন সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াই, এটাই বার্তা।